भारत जहां जन्म लिए सम्राट अशोक, जहां कोई पार्टी नहीं है सम्राट अशोक के नाम पर। यह दुर्भाग्य है। पिछले साल भूटान की रानी आई थी भारत में, बोली कि हम लोग भारत के प्रति कृतज्ञ हैं कि भारत ने हमको क्या दिया हमको पता है, और हम भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि हमने दुनिया को क्या दिया, और विदेश के लोगों को पता है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि आप चीन का डिक्शनरी, चाइनीज भाषा का डिक्शनरी पढ़ लीजिए, कोरियाई भाषा का डिक्शनरी पढ़ लीजिए, जापानी भाषा का डिक्शनरी पढ़ लीजिए। आज भी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए कि भारत गौतम बुद्ध का देश है। जो पहला नक्शा बना दुनिया में, दुनिया का जो पहला नक्शा बना, उस नक्शे में इस देश का नाम बुद्ध देश लिखा हुआ है। बुद्ध देश, इसका प्रमाण है। एक मुस्लिम राइटर की किताब छपी है इलाहाबाद अकादमी से, तो उस नक्शे में जो पहला नक्शा बना सिंध और पाकिस्तान का, उसमें इस देश का नाम बुद्ध देश है। ये तो मैं ये कह रहा था कि चीन की डिक्शनरी में, कोरियाई भाषा की डिक्शनरी में, जापानी भाषा की डिक्शनरी में, तमाम भाषाओं की डिक्शनरी में भारत को स्वर्ग कहा जाता है। यहां आने के लिए लोग ललचते थे, और हम भारत के लोग आसमान में स्वर्ग खोज रहे हैं। इतने सुंदर देश को हम लोगों ने कबाड़ा बना दिया, जिस देश को विदेशियों ने स्वर्ग कहा। फाहियान जब भारत आए थे तो उनके साथ एक और आदमी आया था, फाहियान के साथ। ये 4वीं सदी की बात है। उनका नाम था ताओचुंग। ताओचुंग ने लिखा कि फाहियान, मैं अपने देश नहीं लौटूंगा, बहुत सुंदर देश है ये, बुद्ध का देश बहुत सुंदर है, मैं अब चीन नहीं लौटूंगा, अब यही मरूंगा, लेकिन अपने मुल्क को नहीं जाऊंगा। नहीं गया, यही मरा। और उसने ये भी लिखा कि अगर कोई दूसरा जन्म होता होगा तो मेरा जन्म बौद्ध भारत में हो। ये आपके यहां लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, तो भारत विश्व गुरु था तो बुद्ध के बलबूते था। चीन के एक राजकुमार की आंख खराब हो गई थी, इतिहास में दर्ज है। पूरी दुनिया में उसकी आंख नहीं बनी, यही भारत में बनी। बौद्धों की जो चिकित्सा पद्धति थी वो बेमिसाल थी। आयुर्वेद इन्हीं लोगों की देन है। चरक सुश्रुत दूसरे कोई थोड़े था, वो तो बौद्ध ही थे, बौद्ध थे। और जिस नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है कि गुप्तों ने बनवाया था, आप जाकर अभी देख सकते हैं कि वहां जो स्तूप है, उसकी जो ईंट है, वो सम्राट अशोक की ईंट है। इस तरह से इतिहास के साथ घालमेल हुआ, और सम्राट अशोक ने नालंदा महाविहार की स्थापना की। जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए दुनिया भर के लोग तरसते थे, और जिसके नाम पर दुनिया भर में विश्वविद्यालय बने। नालंदा महाविहार के नाम पर 8वीं सदी में श्रीलंका में नालंदा बौद्ध महाविहार बना वहां, और 12वीं सदी में तिब्बत में नालंदा बौद्ध महाविहार बना, भूटान में नालंदा बौद्ध महाविहार बना, और आज 21वीं सदी में जापान में नालंदा बौद्ध महाविहार बना है। आप सोच सकते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा क्रेज था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से,
कि दुनिया भर के देश तरसते थे कि हमारे देश में भी नालंदा बौद्ध महाविहार, इतनी बड़ी विरासत। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत अगर विश्व गुरु है तो तथागत बुद्ध के कारण है। इनकी ही शिक्षाएं दुनिया भर में फैली, इनकी ही शिक्षाओं का दुनिया भर में अनुवाद हुआ। क्या थाईलैंड, क्या कोरिया, क्या जापान, क्या श्रीलंका। हम तो कहते हैं कि शंकराचार्य जब भारत की बाउंड्री में ही 4 बौद्ध मठ स्थापित कर करके अगर जगत गुरु हो सकते हैं, तो जिसके मठ तुर्की, सीरिया से लेकर के जापान, कोरिया, श्रीलंका कहां तक नहीं स्थापित हुआ, उसे आप विश्व गुरु कहने में क्यों शर्म खा रहे हैं? विश्व गुरु है। एक आदमी ने क्वेश्चन किया था कि सर आप तथागत बुद्ध को विश्व गुरु क्यों कहते हैं? तो हम कहते हैं कि तुम सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहते हो? जिस आदमी ने दुनिया की, एशिया की 5% जमीन जीती थी, उसको तुम विश्व विजेता कहते हो। और जिस तथागत बुद्ध ने पूरे एशिया को ही जीत लिया था, उसको तुमको लाज लग रही है? पूरे एशिया का इतिहास पढ़ लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री, पूरे एशिया का एक आदमी की केवल जीवनी है, जीवनी, वो तथागत बुद्ध की। तथागत बुद्ध की जीवनी जान गए तो पूरे एशिया का इतिहास जान गए। तो खैर, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें दिमाग में हैं, लेकिन जाना है। और भंते जी भी संयोग से यहाँ मौजूद हैं। भंते जी बहुत काम कर रहे हैं बुद्धिज्म को लेकर के, सम्राट अशोक को लेकर के। उसी सिलसिले में भंते जी यहाँ मैंने बात बताई कि आपके यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन थाईलैंड में सम्राट अशोक के नाम पर ही पॉलिटिकल पार्टी है, और वो पार्टी वहाँ सत्ता में है। उसने कई गवर्नर बनाए अशोक के नाम पर। मामूली प्रतापशाली राजा नहीं था। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल साइंस में चाणक्य का राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाया जाता है। क्या मूर्खतापूर्ण हमारा देश है कि जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, उसका हम लोग पॉलिटिकल सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। लेकिन सम्राट अशोक का पॉलिटिकल थ्योरी आज तक भारत के विद्वानों ने पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ाया, जिसका पॉलिटिकल सिद्धांत, राजनीति लिखित है पत्थरों पर। तुम राम राज पढ़ाते हो, जिसकी स्थापना दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन तुम बुद्ध राज की बात नहीं करते हो, जिसकी स्थापना दुनिया के कोने कोने में हुई। इसलिए तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज, तुम्हारा सिलेबस कमजोर है, इसीलिए तुम्हारा देश कमजोर है और तुम्हारा देश अशिक्षित हो रहा है। सम्राट अशोक ने जो पॉलिटिकल थ्योरी दिया है, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं सर्विस कोड, सर्विस कोड का थ्योरी से लेकर के कौन सा थ्योरी सम्राट अशोक के शिलालेख पर नहीं है, इसको कोई पढ़ ही नहीं रहा है।